हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। और आज हम लोग जीएसटी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसी क्रम में आज पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग टैक्सेशन के बारे में जानेंगे। यानी एक तरह से टैक्स होता क्या है और ये कितने तरह का होता है, इसके बारे में हम लोग इस क्लास में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ टैक्स से। तो टैक्स की मीनिंग क्या होती है? Taxes are generally an involuntary charge levied on individual or corporation that is enforced by government to finance government activities. It is not a voluntary payment but an enforced contribution towards the public services provided by the government. तो इस डेफिनेशन में कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको समझने की जरूरत है। पहली बात ये कि एन इनवॉलंटरी चार्ज, यानी आप अपनी इच्छा से नहीं, इनवॉलंटरी, अपनी इच्छा से देने वाला, यानी डोनेशन टाइप का ये कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये कंट्रीब्यूशन कैसा है? कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है जो कि आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, इनवॉलंटरी चार्ज यानी आपके ऊपर कंपलसरी लगाया जाता है। ठीक है, किस पे लगाया जाता है? इंडिविजुअल्स पे लगाया जाता है, कॉर्पोरेशंस पे लगाया जाता है, फर्म्स पे लगाया जाता है। भाई इसमें आप फर्म्स, कॉर्पोरेशन एंड फर्म्स यानी जो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो इंडिविजुअल पे तो लगाया ही जाता है, कॉर्पोरेशंस यानी कंपनियों पे लगता है, और जो फर्म्स हैं उन पे भी लगता है। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब पे लगता है। कहने का मतलब जो भी पर्सन की डेफिनेशन में आएगा उन सब पे टैक्स लगाया जाता है। दैट इज इन्फोर्स्ड बाय गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट क्या करती है? इन्फोर्स करती है। जैसा कि मैंने बताया कि कंपलसरी चार्ज है, आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, आप इसे मना नहीं कर सकते। टू फिनेंस गवर्नमेंट एक्टिविटीज, ये क्यों लिया जाता है? ताकि गवर्नमेंट एक्टिविटीज को फंड किया जा सके। हम गवर्नमेंट से बहुत तरह की सेवाएं लेते हैं, जैसे कि एजुकेशनल सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज। ठीक है, अभी जैसे पैंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है, उस पैंडेमिक के दौरान गवर्नमेंट ने जो भी सर्विसेज दी उसकी फंडिंग कहां से हुई? काफी हद तक उसकी फंडिंग टैक्सेस से हुई और कुछ हद तक डोनेशन से भी फंडिंग होती है। बट मेन सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट का क्या है? टैक्सेस है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट को जो भी फंड मिलता है उसका इस्तेमाल वो गवर्नमेंट एक्टिविटीज को फाइनेंस करने में लगाती है। इट इज नॉट अ वॉलंटरी पेमेंट, अपनी इच्छा से दिया जाने वाला जैसे डोनेशन होता है वैसा पेमेंट नहीं है ये। इन्फोर्स्ड कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है जो कि हर किसी को देना पड़ेगा टुवर्ड्स द पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। यानी जो भी पब्लिक सर्विसेज गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है उसके बदले, ठीक है, हमको ये देना पड़ता है, ताकि जितनी भी पब्लिक सर्विसेज हैं वो बिना किसी प्रॉब्लम के सीमलेसली चलती रहे। अब बात करते हैं कि टैक्सेस कितने प्रकार यानी कितने टाइप्स के होते हैं, इसके फॉर्म्स क्या हैं। तो बेसिकली टैक्सेस को दो फॉर्म में डिवाइड किया गया है। पहला है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्सेस क्या है? डायरेक्ट टैक्सेस आर दोस टैक्सेस ऑफ विच इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस लाइज ऑन सेम पर्सन, which means no person can shift the burden of tax on other, for example income tax, property tax, municipal tax। तो ऐसा टैक्स जिसमें कि बर्डन जो है वो किसी को भी आप शिफ्ट नहीं कर सकते। टैक्स का जो एक तरह टैक्स का जो इंपैक्ट और इंसिडेंस है, ये दो वर्ड हमेशा याद रखिएगा, इंपैक्ट एंड इंसिडेंस। तो जहां पर इंपैक्ट और इंसिडेंस कहां लाई करता है? लाइज ऑन सेम पर्सन, एक ही आदमी पे उसका असर डालता है, तो वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, विच मीन्स नो पर्सन कैन शिफ्ट द बर्डन ऑफ टैक्स ऑन अदर, यानी वो पर्सन अपने टैक्स का बर्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं कर पाएगा। इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। इनकम टैक्स में क्या है? आपका इनकम है तो उस इनकम पे टैक्स आप भी देंगे, आप ही पे करेंगे, और उसका जो बर्डन है वो आप ही को बियर करना पड़ेगा। यानी यहां पर इंपैक्ट भी आपके ऊपर और इंसिडेंस भी आप ही के ऊपर। प्रॉपर्टी आपकी है तो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, और उसका बर्डन भी आप ही को बियर करना पड़ेगा। तो ये हो गया भाई डायरेक्ट टैक्सेस। आपको ध्यान क्या रखना है? इंपैक्ट एंड इंसिडेंस लाइज ऑन सेम पर्सन। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स।
आर द टैक्सेस ऑफ विच इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस, अगेन इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस, ये वर्ड फिर से आया, लाइज ऑन डिफरेंट पर्संस, यानी अलग अलग डिफरेंट पर्संस पे लाई करता है, इंपैक्ट किसी और पे, इंसिडेंस किसी और पे। अब जैसे हम गुड्स एंड सर्विसेज पे लगने वाला जो टैक्स है जीएसटी, उसकी अगर हम बात करेंगे आगे तो हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जीएसटी में क्या होता है कि गुड्स और टैक्स सर्विसेज पे टैक्स लगाया जाता है और कई स्टेजेस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी कमर्शियल एक्टिविटीज है वो कई स्टेजेस में होती है, तो हर स्टेज पर टैक्स लगाया जाता है और हर स्टेज पर लगने वाला जो टैक्स होता है वो वैल्यू एडिशन पे लगता है और जैसे जैसे टैक्स कलेक्ट होता जाता है लास्ट में उसका जो अल्टीमेट फाइनल बर्डन है वो किसके ऊपर पड़ेगा, कंज्यूमर के ऊपर पड़ेगा, जो भी गुड्स या सर्विस को कंज्यूम करेगा। ठीक है, यानी कोई भी जो ट्रेडर है या सर्विस प्रोवाइडर है वो अपने पर्सनल मतलब अपने कहने का मतलब यह है कि पर्सनली कोई भी टैक्स नहीं देगा, टैक्स देगा जरूर लेकिन वो अगले स्टेज में उसको क्या कर लेगा, रिकवर कर लेगा। ठीक है, रिकवर कर लेने का मतलब अल्टीमेटली वो बर्डन शिफ्ट होते होते अल्टीमेटली फाइनल कंज्यूमर तक पहुंच जाएगा। यानी कंज्यूमर पे कर रहा है लेकिन डायरेक्टली पे नहीं कर रहा है, वो उसका बर्डन बियर कर रहा है। वो गुड्स की प्राइस हमको जब जो भी गुड्स हम खरीदते हैं उसकी हम प्राइस पे करते हैं, लेकिन उसमें क्या लिखा होता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। अल्टीमेटली उसी प्राइस में सारे टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। तो अल्टीमेटली फाइनल कंज्यूमर को बर्डन बियर करना पड़ता है, जबकि पे जो होता है वो डिफरेंट स्टेजेस पे ट्रेडर्स करते हैं, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो रिटेलर हो। ठीक है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। तो आइए अब टैक्सेस से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आप यहां बोर्ड पर देख रहे होंगे कि आर्टिकल 265, तो जो पहला आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से रिलेटेड वो है आर्टिकल 265, जिसमें कहा गया है कि नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। किसी भी तरह का टैक्स लगाया नहीं जा सकता या कलेक्ट किया नहीं जा सकता बिना किसी कानून को लागू किए। यानी यहां पर हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि कोई भी सरकार, चाहे वह राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट हो, यूनियन गवर्नमेंट हो, दोनों में से किसी को भी बिना कानून बनाए टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। यानी अगर सरकार को किसी भी प्रकार का टैक्स लगाना है तो इसके लिए उसको एक कानून बनाना पड़ेगा, उसको एक लॉ पास कराना पड़ेगा। कहां? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में। इसके बाद का आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल 246, जिसमें कहा गया है गिव्स द रेस्पेक्टिव अथॉरिटी टू यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ टैक्सेस। यानी टैक्सेस लगाने के लिए, उससे रिलेटेड लॉ बनाने के लिए गवर्नमेंट को क्या दिया गया है? रेस्पेक्टिव अथॉरिटी दी गई है। यह अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट को भी मिला हुआ है और यह अथॉरिटी यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मिला हुआ है, क्योंकि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। फेडरल यानी संघीय व्यवस्था। फेडरल कंट्री जहां पर दो तरह की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो दोनों ही गवर्नमेंट को रेस्पेक्टिव पावर देता है आर्टिकल 246, जिसकी मदद से वो टैक्स से रिलेटेड कोई भी कानून बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं आर्टिकल 246 का जो 7th शेड्यूल है उसके बारे में जानते हैं। तो आर्टिकल 246 का तो जो 7th शेड्यूल है उसके 3 पार्ट हैं, 3 हिस्से हैं, जिसमें कि पहला हिस्सा है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या करता है? यूनियन लिस्ट में किन बातों का उल्लेख है? यूनियन लिस्ट में मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक लॉज। यानी जो यूनियन लिस्ट है उसमें उन मैटर्स को दिया गया है, उन मैटर्स को कंटेन करता है ये लिस्ट, जिसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है किसी भी तरह का कानून बनाने का। यानी बेसिकली यूनियन लिस्ट कवर्स ऑल दोज मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक लॉ। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उसके रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट
यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। ठीक है, दूसरा चीज है स्टेट लिस्ट मैटर्स। इसमें क्या क्या आता है? मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक लॉज, यानी स्टेट लिस्ट में उन मैटर्स के बारे में दिया गया है, उन मैटर्स का उल्लेख है जिसके बारे में राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। तो यूनियन लिस्ट के मैटर से रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है और स्टेट लिस्ट के मैटर्स के रिगार्डिंग स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। ये ऐसा लिस्ट है जिसमें कि सेंट्रल और स्टेट दोनों को अथॉरिटी है लॉ बनाने का। ठीक है, यानी कि ज्वाइंट डिसीजन। तो बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जहां पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिलकर काम करना होता है, दोनों को मिलकर डिसीजन लेना होता है। और हमारा जो इंटीग्रेशन ऑफ जीएसटी है, जीएसटी जैसा कि आप सभी लोग अगर शॉर्ट में भी जानते होंगे तो ये जानते होंगे बहुत सारे टैक्सेस को मिलाकर एक किया गया है, जिसमें से कुछ टैक्सेस स्टेट की लिस्ट में थे, कुछ टैक्सेस सेंट्रल की लिस्ट में थे। तो जाहिर सी बात है जब दोनों को इंटीग्रेट किया जाएगा तो इंटीग्रेशन किस मैटर के तहत होगा? कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर के तहत होगा। तो जाहिर सी बात है हमारा जो जीएसटी आया वो कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर था, जिसमें दोनों ही गवर्नमेंट को मिलकर एक लॉ बनाने का राइट दिया गया। ठीक है, इसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। आखिर इस अमेंडमेंट की जरूरत क्यों है? यह आप हमेशा याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीएसटी के रिगार्डिंग की। पूछा जाता है कि हमारा जो जीएसटी है वो हमारे संविधान का कौन सा संशोधन है? तो 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 यानी 101st अमेंडमेंट है। ठीक है, 2016 में पास हुआ था, इसलिए 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 के नाम से जाना जाता है। अब ये एक्ट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन gives separate powers to central and state government to enact the law, so constitutional amendment was made for the integration of different indirect taxes present as earlier in pre-GST regime। यहाँ पर स्टेट और सेंट्रल दोनों को ही ये क्या करता है? सेपरेट पावर देता है। क्या करने के लिए? लॉ बनाने के लिए। ठीक है, जिससे कि क्या किया जा सकता है? डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो जीएसटी के पहले प्रेजेंट थे उनको मिलाकर एक सिंगल वन नेशन वन टैक्स जीएसटी मॉडल को अपनाया जा सके। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि हमारा जो जीएसटी मॉडल है वो जीएसटी मॉडल कनाडा के मॉडल से मिलता जुलता है, यानी कि उससे प्रभावित है। ठीक है, तो हमारे कंट्री का जो जीएसटी मॉडल है वो कनाडा के मॉडल से लिया गया है। तो आइए अब जानते हैं जीएसटी की जो जर्नी रही है इंडिया में उसके बारे में। तो सबसे पहला फर्स्ट एडॉप्टेशन इन वर्ल्ड, जीएसटी को सबसे पहला एडॉप्ट करने वाली कंट्री कौन सी थी, यानी किस देश ने जीएसटी सबसे पहले लागू किया था? तो इसका जवाब है फ्रांस। फ्रांस ने 1954 में ही इस मॉडल को एडॉप्ट कर लिया था, यानी टैक्स रिफॉर्म की शुरुआत फ्रांस ने किया था। दूसरा कि अब तक कितने देश जीएसटी मॉडल को अपना चुके हैं? तो अब तक 160 से ज्यादा देश जीएसटी मॉडल को एडॉप्ट कर चुके हैं, यानी इस रिफॉर्म को एडॉप्ट करने वाले कंट्रीज में अब इंडिया भी शामिल हो गया, यानी इंडिया को लेकर कुल 160 या उससे अधिक भी देश हो सकते हैं। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं और भी कई देश इसमें इंक्लूड हो चुके होंगे। तो नियर अबाउट 160 कंट्रीज जो हैं वो जीएसटी मॉडल को अपना चुके हैं। अब इंडिया का जो जीएसटी मॉडल है वो कहां से लिया गया है? तो इसका जवाब है इंडिया का जो जीएसटी मॉडल है वो कनाडा से लिया गया है, यानी कनाडा में भी जो जीएसटी का स्ट्रक्चर है ठीक बिल्कुल ऐसा ही है, यानी इंडिया ने जीएसटी मॉडल कनाडा से एडॉप्ट किया है। ठीक है, उसके बाद है जीएसटी एडॉप्टेशन इन इंडिया की जर्नी क्या रही? तो सबसे पहले जीएसटी के बारे में जो चर्चा किया था किसने किया था? केलकर टास्क फोर्स ने। केलकर जी की अध्यक्षता में एक कमिटी बनी थी जिस कमिटी ने जीएसटी के बारे में पहली बार चर्चा की थी। जब इनडायरेक्ट टैक्सेशन के रिफॉर्म की बात हुई थी तो जीएसटी के संदर्भ में उन्होंने अपना मत रखा था 2004 में। दूसरा है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूपीए गवर्नमेंट अनाउंस्ड अबाउट जीएसटी इन हिज बजट स्पीच 2007-8 में। उसके कई सालों के बाद यूपीए गवर्नमेंट के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर पी चिदम्बरम ने पहली बार अपने बजट भाषण में 2007-8 के बजट भाषण में उन्होंने कहा था
कि जीएसटी वो लागू करेंगे 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, उसके बाद कई सालों के बाद 19 दिसंबर 2014 को जब गवर्नमेंट आई, यूपीए गवर्नमेंट से एनडीए गवर्नमेंट जब बनी, यूपीए गवर्नमेंट का कार्यकाल खत्म हो गया और जो एनडीए बड़ी बहुमत के साथ जीत कर आई, तो एनडीए गवर्नमेंट ने फिर से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 122nd अमेंडमेंट बिल 2014 पेश किया। तो ये प्रपोजल तो बहुत पहले था, तो यहां पर देख सकते हैं कि प्रपोजल कब था, 101st अमेंडमेंट, लेकिन जब 2014 में ये बिल पेश हुआ तब तक ये प्रपोजल खिसक कर कहां तक पहुंच गया था, 122nd। यानी इतने सालों में कुल मिला के 22 प्रपोजल्स ऑलरेडी पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जा चुके थे। ठीक है, तो एनडीए गवर्नमेंट ने 19 दिसंबर 2014 को क्या पेश किया, 122nd अमेंडमेंट बिल 2014 पार्लियामेंट में इन्होंने पेश किया और 6 मई 2015 को जो बिल है वो लोकसभा में पास हो गया बहुमत के साथ। और उसके बाद इन्होंने बिल जो है 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा में भी ये बिल पास करा लिया। बिल को सहमति राष्ट्रपति से कब मिली, 8 सितंबर 2016 को। द बिल रिसीव्ड द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन 8 सितंबर 2016 एंड बिकम कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो राष्ट्रपति की परमिशन है वो परमिशन मिली थी 8 सितंबर 2016 को। अब इसके बाद 27 मार्च 2017 को कुल मिला के ये 4 बिल जो है पेश किए गए लोकसभा में। कौन कौन से बिल थे, सीजीएसटी बिल 2017, आईजीएसटी बिल 2017, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल 2017, आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल 2017, और तीसरा जो है यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल 2017, और आखिरी था जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स। ठीक है, कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स बिल 2017। ये 4 बिल जो है पेश किए गए थे लोकसभा में 27 मार्च 2017 को, और 29 मार्च 2017 को लोकसभा में बिल पास हो गया और इसका एसेंट प्रेसिडेंट ने दे दिया कब, 12 अप्रैल 2017। यानी 12 अप्रैल 2017 को राष्ट्रपति से परमिशन मिल गया, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया बिल पर। उसके बाद फाइनली जीएसटी लागू कब हो गया, 1 जुलाई 2017 से। तो ये पूरा ओवरऑल जर्नी जो जीएसटी का इंडिया में रहा है इसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को जीएसटी के बारे में आगे एक्सप्लेन करूंगा।